सबसे पहले तो फैमिली की परमिशन बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली। तो वो बहुत मुश्किल था। फादर की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, मदर भी, लेकिन मदर थोड़ी सी लीनियंट रही हमेशा। तो बस उन्होंने फादर से परमिशन ली और मैंने पीटीवी लाहौर से अनाउंसमेंट्स शुरू की और अनाउंसमेंट्स करते करते फिर कुछ एयरलाइन की जॉब थी तो वो शुरू हो गई। देन द बेस वॉज कराची एंड जब कराची आई तो फिर मैंने साथ साथ मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा, ये तो है एयरलाइन की जॉब तो चल रही है बट थोड़ा सा कुछ और भी करना चाहिए। तो आई वेंट टू कराची सेंटर और वहाँ पर मेरी जो जीएम थे उस वक्त उनसे मुलाकात हुई। पीएम मंजूर कुरैशी साहब थे, उनसे मुलाकात हुई एंड वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हैदर इमाम रिजवी साहब से हुई। तो उन्होंने फ़ौरन ऑफ़र कर दी कि मैं एक सिटकॉम कर रहा हूँ और आप उसमें एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो आप करेंगी। तो मैं मेरी तरफ एक्टिंग का शौक़ तो बहुत था, लेकिन ये कि मुझे, क्योंकि मैंने की नहीं थी, अनाउंसमेंट्स की थी, कुछ कंपेयरिंग वगैरह बहुत की थी, तो मैंने कहा ओके चलें लेट्स ट्राई। तो फिर वो तलत इकबाल साहब थे, सनम इकबाल थी और मैं थी। तो हमने वो अब क्या होगा के नाम से एक सिटकॉम था वो किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बाद फिर एक्टिंग। अच्छा एक्टिंग मुझे बताइए, जो आपकी आवाज़ है, क्योंकि आप वो तो ये क्योंकि सदाकार भी आप थी, तो ये क्या इसके लिए ख़ास प्रैक्टिस की? अभी भी मैं देखती हूँ जितने भी मैं सदाकार से मिलती हूँ तो उनकी एक आवाज़ में स्पेशली ना एक धीमापन भी होता है, ज़रा फील हो रही थी पेट से आवाज़ आ रही क्या गले का ज़रा काम नहीं है प्रॉपर। और मैं इस वक्त एक्टर्स को देखूँ तो मैं ना आवाज़ें देखती हूँ कि अच्छा इनकी आवाज़ तो पेट से आ रही है, हमारी तो गले से आ रही होती है पेट से। हाँ, क्योंकि प्रॉपर जो है आवाज़ में, जो मैं मोस्टली मैं बंदों को दी ना, तो उनकी आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन होती है, बेस होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए मैंने अनाउंसमेंट से शुरू किया था और जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो उस वक्त पीएम थे आज़म खुर्शीद साहब और रफ़ीक बड़ाइत साहब जो थे वो जीएम थे। तो जब मेरा ऑडिशन हुआ था लाहौर में तो मैं न्यूज़ कास्टर बनने के लिए गई थी कि मुझे न्यूज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि मैं घर में आईने के सामने बैठ के और अखबार जो है वो पढ़ा करती थी, शौक़ था। तो आज़म साहब ने जब मेरा ऑडिशन देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी जो आवाज़ है ना वो अनाउंसमेंट्स के लिए हमें ज़्यादा सूटेबल लग रही है, तो हम चाहेंगे कि आप अनाउंसमेंट्स। मुझे क्यों, मैं प्यारी नहीं हूँ मैं नहीं, तो उसमें तो वो था ना कि स्क्रीन पे भी आना होता था, दुपट्टा शुपट्टा ओढ़ के, जैसे न्यूज़ कास्टर्स आते थे वैसे ही हम लोग प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया करते थे कि अब आप ये ड्रामा देखें, अब आप ये ड्रामा देखें। तो और फिर ट्रेनिंग भी होती है साथ साथ, आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। देन अगर आप रेडियो कर लेते हैं तो उससे फिर आपकी जो है वो प्रॉपर एक और तरबियत अच्छी हो जाती है, ग्रूमिंग हो जाती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन ऐसे हो जाती है। लेकिन अब तो रेडियो कुछ और हो गया है, जैसे बाकी सारी चीज़ें कुछ और हो गई है ना, सोशल मीडिया है, टीवी है, सब कुछ है। तो अब तो मैं रेडियो के ऊपर ऐसी चीज़ें, मतलब स्क्रीम्स होती हैं, आपके श्रिलिंग वॉइसेस जो होती हैं ना, वो आपके कानों को जो लग रही होती हैं, जो चुभ रही होती हैं, वो आवाज़ें अब बात थोड़ी कम होती है, म्यूजिक ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम, तो अच्छा, फिर हमारी ट्रेनिंग जो है वो जब हम लोग एयरलाइन में गए तो वहाँ भी हुई, क्योंकि जिसकी आवाज़ अच्छी होती थी, जिसकी एक स्पीकिंग पावर होती थी, उसी को फ़्लाइट में जो है वो अनाउंसमेंट करने को भी कहा जाता। तो वो एक ऐड हो गया हमारे उसमें ना। तो बस इन सब चीज़ों से हम। अच्छा सवाल ये जो आई डोंट नो आप किस एयरलाइन में थी, अगर हमारी कौमी एयरलाइन में थी? मैंने किया है, बट जो हमारी प्राइवेट एयरलाइन स्टार्ट हुई थी वहाँ, क्योंकि उसमें एक खास स्टाइल से वो ना अनाउंसमेंट होती है, समझ में नहीं आती है। तो अच्छा, वो ज़्यादा ग्राउंड पे होती है, वो ग्राउंड पे सिविल एविएशन की जो होती है ना ग्राउंड होस्टेस, वो ज़्यादा उनकी इस तरह की होती है। मतलब कि आप जितना प्यारा बोलती हैं या जितना लहजा आपका, टोन, सब कुछ
वैसे अगर अनाउंसमेंट हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। आई एम ऑनर्ड गजल, लेकिन आपकी अपनी आवाज इतनी अच्छी है, महक की आवाज इतनी अच्छी है और इतना लेकिन बाकी कुछ आवाजें इतनी प्यारी होती है ना कि अगर खुदा ना खासा कोई मसला भी हो ना, ख़वातीनो हज़रात जहाज पे काफी टर्बुलेंस हो रही है, हो सकता है हमें कुछ हो जाए। अच्छा बंदे कहते चलो तमीज़दार तरीके से मरेंगे ख़वातीनो हज़रात। समटाइम्स तो आपसे वो मिस हो जाती है, फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है ना, इतना फास्ट और एक अजीब और कुछ मुंह में ही बोल के ना वो भी चुप कर जाती है। क्योंकि सबसे मजेदार होते हैं, चलो ठीक है हम उर्दू में तो बोल, लेकिन मैं देखती हूँ कि अंग्रेजी में ये रोज बोल रही है, अंग्रेजी में रोज ये से करती हूँ। और अगर हम नोट करें ना तो ये सिर्फ हमारी कौमी एयरलाइन की नहीं है, आप किसी भी एयरलाइन में जाएं वहाँ पे एक खास स्टाइल से जो ना वो बोला जाता है कि वो आप मिस कर जाते हैं वो चीजें। सी तो यही तो डिफरेंस है ना, मतलब अब का और पहले का चीजें चेंज हो गई हैं। प्रॉपर स्ट्रेसेस एंड पॉजेस के साथ चीजें हो रही Exactly. हैं। अच्छा महक जी मुझे बताएं, आप उस टाइम को और अब जो आज का टाइम देखते हैं, बिकॉज आप काम तो कर थी लेकिन कहीं आपने ब्रेक लिया थोड़ी भी देर के लिए? जी ब्रेक आया बिकॉज ये मेरा शौक था, कोई इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, लेकिन नाउ डेज अब मैं कह रही हूँ कि लोग इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं। और उस वक्त तो इतना पैसा नहीं था इस फील्ड में, लेकिन अब तो है। हाँ। और काम भी बहुत है। बिल्कुल। हाँ। जैसा कि चैनल्स इतने आ गए हैं। हाँ। गज़ल ने कहा कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। चेंज तो हुआ है, मैं ये भी कहती हूँ कि इसको पॉजिटिव भी देखें तो अच्छा है। हाँ। लेकिन उसमें वो फील आनी चाहिए जो आपको रियलिटी, एक ड्रामा कर रहे हैं ना, तो उसको हम ड्रामा समझ के ना करें, उसको रियल समझ के जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे। हाँ। जी। कभी किसी शूट में आपको बहुत डांट पड़ी हो डायरेक्टर से? काजिम साहब तो इतना लाउड बोलते हैं। मैं तो फर्स्ट मेरा प्ले उनके साथ था और आसिफ रजा मीर मेरे सामने, और मुझे ये नहीं पता कि वो कैमरा ऑन है, ये कैमरा ऑन है, क्या है। मैं तो मुझे जो बता दिया मैंने जाके बोल दिया। बाद में पता लगने लगा था कि ये लाइट ऑन, डायलॉग बोल रहे हैं और पता लगता था कि ये कैमरा ऑन है, उसका कैमरा ऑन है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो गए कि उसका शॉट चल रहा है। मतलब बोलते में आपको पता लग जाता था, मूव्स। अब अच्छा एक चीज का और चेंज आया है कि 1 कैमरा शूट हो रहा है। अभी भी 2 कैमरा भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन 1 कैमरा जब आया है तो मैं समझती हूँ कि एक्सप्रेशन लूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उस मूड में नहीं रहते। आप जरा सा ब्रेक आए तो आप ब्रेक के बाद आपका वो मूड नहीं रहता, आप कैरी करते हैं उसको, दोबारा से फिर उसमें आते हैं। बाज़ हमारे कैरेक्टर्स हैं जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं हमारे, जो बहुत मुश्किल कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं, वो बेचारे वो आते हैं सेट पे तो उसी मूड में हो जाते हैं। इसमें से एक मैं हूँ कि मैं अभी पिछले दिनों एक वडेरन का रोल कर रही थी, तो मैं बस इसी तरह बैठी होती थी। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो मैं बन जाती थी। क्या करे भाई, कैमरा पे ये कट हुआ, ये लाइन अगर ब्रेक हो गई। अव्वल तो मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होता। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ, आप तो कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ वो हीरोइंस मौजूद हैं जो कि 90s की हीरोइन थी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, और आज ज़रा हम उनसे बात भी करें, थोड़ा मवाजना तो करके ज़रा देखें ना कि उस वक्त का दौर कैसा था। उस वक्त जो लोग, जो उनकी ड्रीम गर्ल्स होती थी, उनकी हीरोइंस होती थी, उनको कैसा ट्रीटमेंट देते थे। सबाहत बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, महक अली है हमारे साथ, गज़ल सदीकी भी हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि उस टाइम पे PTV के टाइम में 3 कैमराज होते थे, क्योंकि प्रॉपर आप रिहर्स करके जाते थे। अब ज़रा 1 कैमरा शूट होता है, तो मैं भी अक्सर देखती हूँ, मैंने कहा ये लड़का सही ना, मैंने रोमांटिक सीन अच्छा कर नहीं देते, पता चलता वो कैसे करता, सामने बंदा कोई और खड़ा था, हीरोइन तो निकली तो शूट तब किया था। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो फिर आप कैसे डील करते हैं इन मसले मसाइल से? बड़ा वर्स्ट होता है कि आपके सामने एक काला सा अजीब सा बंदा बिठा देंगे और वो मुझे तुमसे मोहब्बत है। अगर बिठा देना, अब तो ऐसा चल रहा है कि एक बहुत बिजी एक्टर है, उस वक्त आ नहीं सका, तो आपने दीवार को देख के वो दीवार को सीन्स करने हैं और उसके बाद उसके क्लोजेस लग जाएंगे। बिल्कुल, ये तो हद हुई ना। मतलब कि कोई भी बंदा हो, चले रोमांस से किया जा सकता है, दीवार से हमें तो दीवारों से करना है।